जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि आपकी जननी यानी आपकी माँ और आपकी जन्मभूमि यानी आपकी वो ज़मीन जहाँ पर आप पैदा होते हैं वो स्वर्ग से ज़्यादा बढ़ कर के होती हैं। इसीलिए इनका एक हमारे जीवन में एक अलग स्थान रखा गया है। तो हम जानते हैं आदरणीय गुप्ता जी से कि हमारे जीवन में जो जननी जन्मभूमि का जो स्थान है, इसी तरीके से हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका अपना महत्व होता है और उन स्थानों के बारे में जानना, पता करना और उसको समझना कितना ज़रूरी है। तो ये जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसका जो उद्देश्य है, ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, इसका जो उद्देश्य है कि ये है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने कल्चर के बारे में जानें, अपने इतिहास के बारे में जानें और अपनी जो गौरवशाली परंपरा है उसको समझें और उसको आगे बढ़ाएं। तो मेरा निवेदन आप सभी से है, यदि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपके जितने भी जो दोस्त हैं, जो आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आपके परिवार में बच्चे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए और उनको बताइए कि आप किस गौरवशाली परंपरा से आते हैं। कहीं ना कहीं इस जो मीडिया का जो ओवरफ्लो है, जो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है, उसके चक्कर में उसी के कारण से हम ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये इस तरीके के एपिसोड और इस तरीके के जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसकी आवश्यकता जान पड़ती है। तो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछले जो 2 वीडियो में आप काफ़ी चीज़ें जो बताई हमारे दर्शकों को, उससे हम काफ़ी लाभान्वित हुए। और ख़ासकर जो रानी की बाव और जो आपने राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं उसके बारे में जो बताया कि किस तरीके से जो राजपूतों का जो गौरवशाली एक परंपरा रही है और किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचा करके रखा है। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं और उन वीडियो को देखिए और जानिए कि हमारे इतिहास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जैसे उदाहरण के लिए राजपूतों के द्वारा बसाए गए जो किले हैं, बनाए गए जो किले हैं जो राजस्थान में हैं, वो किस तरीके से बनाए गए हैं और उनमें किसी खास कौन कौन सी बातें हैं। तो गुप्ता जी, आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 4 धाम आपने सुना होगा जी। तो 4 धाम 2 तरह से इंडिया के अंदर है, भारत में। एक तो यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 4 धाम हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका और जगन्नाथपुरी। इनको हम 4 धाम बोलते हैं। तो पुराने समय में जो पूरे भारतवर्ष की यात्रा यदि कोई निकलता था तो वो इस 4 धाम की यात्रा करता था। दूसरा, उत्तराखंड में भी 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो यदि उत्तराखंड में कोई जाता है 4 धाम की यात्रा करना तो वो इन चारों स्थान पे यात्रा करता है। गुप्ता जी, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे हम जब 4 की बात आती है तो जैसे ये 4 दिशाएं जो होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये 4 धाम की यदि किसी ने यात्रा कर ली तो ऐसा माना जाता है कि उसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, या इस तरीके से पूरा कर लिया, पूरा भारत को एक तरह से कवर कर लिया। क्योंकि पुराने ज़माने में पैदल यात्रा करते थे और पैदल यात्रा करते तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, तो उसमें पूरे भारत की उसको कल्चर का पता लगता था और एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन हो जाता था उससे। भारत की जो परिकल्पना है कि क्योंकि पहले तो राजाओं के राज्य हुआ करते थे, लेकिन धार्मिक पर्यटन के कारण नेशनल इंटीग्रेशन होता था। और इसी तरह उत्तराखंड में एक तरह से वो रिलीजियस ही है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जो शिव और विष्णु दोनों, और फिर यमुनोत्री और गंगोत्री जो दोनों हमारी पवित्र नदियां हैं, उनका जो उद्गम स्थल है, तो वहाँ की यात्रा होने से वो 4 धाम कहलाता है जी। लेकिन अभी भारत देश के आज़ाद होने के बाद में भी एक 4 धाम बनाया गया है और वो बनाया है सिक्किम में। तो यदि आप लोगों ने सिक्किम कभी गए हों तो मेरा ऐसा मानना है कि सिक्किम जो स्टेट है पहले वो भारत में नहीं था। 1975 में वो भारत में इंक्लूड हुआ। पहले वो जिस तरह से भूटान है, नेपाल है, सेपरेट स्टेट है, उसी तरह से वो सेपरेट स्टेट था जी। और 1975 में जब वो इंडिया में आया तो फिर वहाँ पर प्रजातंत्र हुआ, वहाँ पर चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में वहाँ पर जो पहला मुख्यमंत्री बना वो पवन चैमलियांग था, डॉक्टर पवन चैमलियांग। वो उसका मतलब जिस तरह से अभी बीजू पटनायक 3 बार से मुख्यमंत्री है तो वो भी 3 बार तक मुख्यमंत्री रहा और उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और उसी की परिकल्पना थी कि वहाँ पर साउथ सिक्किम में एक पहाड़ है
उस पहाड़ी के ऊपर सिद्धेश्वर महादेव के नाम से 4 धाम का उन्होंने स्थापना की है जी। वो 4 धाम जो बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बनाया है। अच्छा। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि भाई राम मंदिर के लिए तो कि भाई भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर भारत सरकार तो नहीं, लेकिन जो सिक्किम सरकार है, सिक्किम सरकार ने वो 4 धाम की स्थापना की है जी। और 4 धाम का जो उसका उद्घाटन किया था वो प्रणब मुखर्जी ने किया था। ये 2008 से शुरू हो गया था और 2013 में उसका उद्घाटन हुआ। उस 4 धाम में जो उसकी खासियत ये है कि एक तो वहाँ पर चारों धाम जो हैं उनकी रिप्लिका मंदिर है जी। मतलब वहाँ पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और पुरी और द्वारका जी, इन चारों के मंदिर हैं। उसके अलावा रामेश्वरम का भी है, जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग उनका मंदिर है। अच्छा। और जिस तरह के जो मंदिर हैं उन्हीं का वहाँ पर एक तरह से मॉडल बनाया हुआ है। और केवल मॉडल ही नहीं है, वहाँ पर जो मूर्ति है या शिवलिंग है उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की हुई है, उनकी रोजाना पूजा भी होती है। हर एक के मंदिर के अलग अलग पुजारी हैं और लगभग 140 फीट ऊंची शिव जी की बैठी हुई प्रतिमा है जी। वो प्रतिमा एक काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर है। वो स्ट्रक्चर एक हॉल बनाया हुआ है, उस हॉल के ऊपर वो प्रतिमा बैठी हुई है और हॉल के अंदर पूरा शिव पुराण की चित्रकारी की हुई है। काफ़ी बड़ा हॉल है वो, लगभग 40 बाय 40 का हॉल होगा। उसमें चारों तरफ जो पेंटिंग्स बनाई हुई है वो शिव पुराण की है जी। उसके अलावा एक साईं बाबा का भी मंदिर उसमें बनाया हुआ है, गायत्री माता का भी मंदिर है और काफ़ी बड़ी नंदी की मूर्ति है। और जब आप वो पहाड़ी के ऊपर है तो पहाड़ी के ऊपर आप जाएंगे तो चूंकि काफ़ी हाइट पर है तो बादल आते रहते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे स्वर्ग में आ गए। अच्छा। और इतना सुंदर बनाया हुआ है और इतना मेंटेन किया हुआ है कि आपको लगेगा नहीं कि ये सरकार ने बनाया हुआ है सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का है, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन, रख रखाव उसका काफ़ी अच्छा, रख रखाव बहुत अच्छा है। और सिक्किम की यही खासियत है कि यदि कोई आदमी सिक्किम जाना चाहे तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का सिंगापुर है सिक्किम। अच्छा। इतना नीट एंड क्लीन सिटी है और चारों तरफ आपको झरने और फूल नजर आएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है सिक्किम की वो है कि वो पूरा बायो ऑर्गेनिक है। वहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता। जितनी भी आपका फल है, फूल है, सब्जी है, वो सब ऑर्गेनिक ही होता है, खेती भी ऑर्गेनिक ही होती है। और मणिपाल यूनिवर्सिटी है तो एजुकेशन का भी वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो हम जब वहाँ गए तो हमारा पहला प्रश्न ये था, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो बौद्ध था। अच्छा। और वहाँ पर कई सारी बौद्ध मोंटेसरीज हैं, काफ़ी सारी हैं और बड़े बड़े हैं मतलब उनके। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ का राजा बौद्ध था तो फिर ये अभी मंदिर कैसे बना? मंदिर पहले नहीं थे, पुराना वहाँ कोई मंदिर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो इतने पुराने मंदिर हैं, लेकिन सिक्किम में कोई पुराना मंदिर नहीं है। जो भी मंदिर हैं वो सारे नए बने हुए हैं। तो लोगों ने बताया कि भाई पहले राजा बौद्ध था लेकिन प्रजा हिंदू थी। अच्छा। तो वहाँ पर केवल बौद्धों के ही मंदिर बनते थे। लेकिन जब प्रजातंत्र आया और जब ये डॉक्टर पवन चेम्लियांग बना तो इसने फिर ये सारी शुरुआत की। और इतना शानदार वो मंदिर बनाया कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि 4 धाम एक सिक्किम में भी हो सकता है। बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं थी। तो हमारे दर्शकों को आपने एक बहुत अच्छी जानकारी बताई कि सिक्किम में भी 4 धाम हैं। तो दर्शकों यदि देखा नहीं है सिक्किम तो आप प्लान कर सकते हैं कोविड के बाद, अभी तो क्योंकि काम भी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसके बाद आप प्लान कर सकते हैं सिक्किम के लिए। और सिक्किम के ये 4 धाम के अलावा भी मैंने सुना कि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटीज काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, वो केवल कंचनजंगा जो पहाड़ी है चोटी वहाँ पर ही है और वहाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। तो एक तो आपका जो फाना फ्लोरा जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहाँ पर है। दूसरा क्योंकि पहाड़ियाँ हैं तो बर्फ़ की पहाड़ियाँ, हिमालय, वो ब्यूटी भी वहाँ पर है। दूसरा चूँकि हिल एरिया है तो विंटर में वहाँ पर जो भी बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ का भी आप आनंद ले सकते हैं। फिर जो स्पोर्ट्स हैं, नदियाँ भी हैं वहाँ पर, तो नदियों में जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे भी हैं। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन है। 7 सिस्टर्स के नहीं, वो नहीं है। 7 सिस्टर वो अलग है। अच्छा। वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। ये एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, ये
वैसे इसके एक तरफ तो भूटान है, एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ नेपाल। जी। तो इन चारों के बीच में ये सेंट्रल है। और चाइना बॉर्डर आ गया, यदि आप थोड़ा दूर जाएं तो फिर चाइना आ जाता है। तो जैसे यदि आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल, चूँकि मैं दो बार गए जा चुका हूँ नेपाल में, तो नेपाल जाते हैं तो नेपाल इज बेसिकली, अगर आप नेपालीज का पूरा स्ट्रक्चर देखें, उनके शरीर की बनावट देखें और फेस देखें तो वो बीच के लगते हैं। दे आर 50% जो आपको चाइनीज जैसे लगेंगे, उनकी आंखें वगैरह के यदि आप देखेंगे तो 50% इंडिया से लगेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो इंडिया से काफ़ी मेल खाती हैं। सिक्किम में भी ऐसा ही है कि सिक्किम में काफ़ी आबादी नेपाली है और काफ़ी उधर तिब्बत वाले भी हैं, थोड़ा इधर बंगाल वाले भी हैं, क्योंकि इधर से बंगाल आ जाता है। यदि आपको जाना भी है तो न्यू जलपाईगुड़ी आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको टैक्सी लेके गंगटोक जाना पड़ेगा। इसकी कैपिटल गंगटोक है जी। और यदि आप फ्लाइट से जाते हैं तो बागडोरा एक पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ तक फ्लाइट जाती है। और अभी सिक्किम में भी एयरपोर्ट बन गया, लेकिन अभी शायद वहाँ बड़ी फ्लाइट्स नहीं जाती, वहाँ जो छोटी होती है फ्लाइट्स वही जाती है। तो बीच में जब ये चाइना के साथ में थोड़े से डिस्प्यूट्स हुए थे, उस समय काफ़ी सुनने में आया था बागडोगरा जो एयरपोर्ट को काफ़ी बनाना, सड़क वहाँ तक ले जाना था, ये सब का। मेरे ख्याल से अभी जो मोदी जी की सरकार है उसके समय में काफ़ी सारा काम हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सिक्किम में गंगटोक है और गंगटोक के पास में ही दार्जिलिंग है जी। दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बंगाल है। अच्छा। और सिक्किम में पता लग जाएगा कि ये सिंगापुर है, क्योंकि दोनों में इतना मेंटेनेंस, सफाई। दार्जिलिंग में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी अंग्रेज ये छोड़ के गए, पूरे ब्रिटिश टाइप का, क्योंकि दार्जिलिंग अंग्रेजों ने ही डेवलप किया था। अच्छा। तो वहाँ पर अभी भी जो होटल्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं वो सब वो अंग्रेजों की जैसी है, नई बनी है लेकिन इतनी नहीं बनी है। और जो मेंटेनेंस है, जो सफाई है, लाइटिंग है, वो सारा जैसे बंगाल में हालत ख़राब है वो है, लेकिन सिक्किम में सब चीज़ मेंटेन है। सिक्किम में आपको ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलेगा, आपको क्लीनलीनेस भी मिलेगी, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दार्जिलिंग में आपको पानी की भी प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपने काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया सिक्किम जाने के लिए, तो कोशिश करेंगे कि इस बार सिक्किम की यात्रा की जाए परिवार जाना चाहिए। थोड़ा सा कोविड का टाइम हो जाए उसके बाद में।